सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिनको शहीद हुए आज 14 बरस बीत गए हैं, लेकिन दुनिया इस्लाम की पहली निडर और बेबाक खातून जिन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि 14 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनके कत्ल का मौमा ही है। क्या वजह है कि हर तरह की कोशिश की गई और हर तरह की तहकीकात की गई, उसके बावजूद जो कातिल थे वो आज तक पकड़े नहीं गए। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसी खातून जिसने हर दौर में आमरियत का बेजिगरी से मुकाबला किया, एक ऐसी खातून जिनकी जद्दोजहद चंद दिन या महीनों पर नहीं बल्कि दिहाइयों तक मुहित रही, एक ऐसी खातून जिन्होंने हमेशा जमहूरियत का झंडा बुलंद किए रखा और इसी जद्दोजहद में अपनी जान तक दी थी। बेनज़ीर भुट्टो, जो वाकई हर रूप में बेनज़ीर थी, आज उनकी शहादत को 14 बरस बीत चुके हैं। गड़ी खुदा बख्श में आज भी हर साल की तरह उनकी बरसी मनाई जाएगी, जलसा किया जाएगा, जिसे पीपल्स पार्टी की क़यादत का खिताब भी तय है। अलबत्ता अफसोस इस बात का है कि इतनी कदावर शख्सियत होने के बावजूद भी उनका कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। इन 14 सालों में नाज़रीन कई कमीशन बने, स्कॉटलैंड यार्ड, अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल तक, आखिर मामले की तहकीकात की केस पंजाब पुलिस के पास रहा, फिर FIA के सुपुर्द भी हुआ, कई मुलज़िमान गिरफ्तार भी हुए। करदम TTP के साबिक सरबराह बैतुल्लाह महसूद को केस में इश्तिहारी करार दिया गया, जो उसी दौरान ड्रोन हमले में मारा भी गया। पुलिस अफसरान सऊद अजीज़ और खुर्रम शहजाद को जाए वक़ुआ धोने के इल्ज़ाम में केस में नामजद भी किया गया, सज़ाएँ भी हुई, मगर आज तक पाकिस्तानी अवाम ये जानने से कासिर हैं कि बेनज़ीर का असल कातिल कौन था। आज की ट्रांसमिशन में हम उन्हीं 14 सालों के सफ़र पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सानिया लियाकत बाग केस की अब तक की तहकीकात से मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, हम इस पर तो बात करेंगे ही कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का गुत्थी जो है वो आज तक सुलझ नहीं पाई है। कौन थे असल कातिल और वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन इस तरह नाज़रीन, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक ऐसी कदावर शख्सियत, एक करिश्माती शख्सियत और ज़ाहिर पहली खातून वज़ीर आज़म, उनकी शख्सियत में कौन कौन सी मुनफरिद बातें थीं, वो लोग जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, आज हम ज़रा उनसे भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं मोहम्मद अली शेख साहब, जो कि साबिक़ वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के, और सबसे अहम बात यह है नाज़रीन कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बायोग्राफ़ी लिखी, और जिस दौर में उन्होंने लिखी उस दौर में एक नोट भी उसी साथ शेयर किया गया था, जिसमें ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो का ये कहना था कि अथेंटिक है ये बायोग्राफ़ी है जो मेरे बारे में लिखा गया है। तो हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शेख साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कैसी मुलाकातें आपकी रहीं और कैसे आपको ख्याल आया कि आपने उनकी बायोग्राफ़ी लिखनी है बेनज़ीर भुट्टो की। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे मुझे आज यहाँ बात करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। 1994 की जनवरी का महीना था और मैंने चूँकि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उस ज़माने में होता था, उसके लिए काम मैंने किया था जिसका मकसद था कि हम नौजवानों के लिए रोज़गार के कैसे ज़राए पैदा कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो। ये मेरा काम पहले हो चुका था जब वो वज़ीर आज़म अभी नहीं थी। तो जब वो वज़ीर आज़म बनी अक्टूबर 93 में, तो किसी ने उनको बताया कि इस मौजू पे मोहम्मद अली शेख साहब का काम है। तो उन्होंने मुझे 9 देरों में भुट्टो साहब की जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी उस हवाले से आई हुई थी, उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। तो मैं वहाँ गया, 15 मिनट का वो कॉल था, लेकिन वो तवील होते होते तकरीबन 45 मिनट पे चला गया। मैंने उनको आगाह किया कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, जहां हर नौजवान सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। तो उन्होंने उस बात के हवाले से यही कहा कि ये पता नहीं क्यों हमारे लोग अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई भी हुकूमत सरकारी नौकरी तमाम और उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू करें
उस पर उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए जो कि तहरीरन फिर उनकी ऑफिस की तरफ से हुए कि ये जो प्लान है राइस के नाम से, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मेरे लिए उन्होंने उसमें ये हिदायत की कि इनको MD सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन मुकर्रर किया जाए ताकि सिंध से हम आगाज़ करें। मैं उस ज़माने में मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो उसके साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के लिए कंसल्टेंसी भी करता था। तो मेरे लिए ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन ज़ाहिर है कि उतनी डिफरेंट, तो मैंने उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली। आगे चल के मैं फिर प्रिंसिपल बना सिंध मदरसतुल इस्लाम का उसी साल जुलाई में। सही है। मेरी फिर किताब आई सिंध मदरसा की तारीख पे, वो जब मैंने बेनज़ीर साहिबा को बहैसियत वज़ीर आज़म भेजी तो उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो आपके लिखने का अंदाज़ है वो मुझे बहुत भाता है और आपने रिसर्च ओरिएंटेड ये किताब लिखी है और मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से हमारे लोकल जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इन मौज़ूआत पे जो तारीख़ का मौजू है उस पे लिखें। तो उस पे उनका एक जो जुमला था वो ये था कि व्हाट इज़ नॉट रिटन इज़ नॉट रिमेंबर्ड। जो लिखा नहीं जाता उसको याद नहीं रखा जाता। तो इसलिए वो हमेशा इस बात की मुत्तकाज़ी होती थी और ख़ुद बहुत बड़ी आथर थी। वो हमेशा इस बात की मुत्तकाज़ी होती थी कि हम जो लिखें एक तो लिखें और वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन की बेस्ड पे हो। सही। तो हमारी इस तरह से एसोसिएशन बढ़ी। उसके बाद 96 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और 97 में मैं उनके पास एक दफ़ा मैंने उनको बर्थडे विश किया। उस पर उन्होंने फिर मुझे बिलावल हाउस दोबारा बुलाया और वो फिर हमारी पुरानी बातें और जो ताल्लुक़ था रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस हवाले से, जो मैं अपने तौर पे हमेशा, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर है कि पार्टी में तो नहीं था, मेरी हैसियत एक उनके साथी की या एक समझें कि एक ऐसे शख्स की थी जिसको वो जिसकी राइटिंग के हवाले से जिसको वो अप्रिशिएट करती थी। लेकिन शेख साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, दुनिया में बहुत किताबें लिखी गई ना उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, या उन्होंने जो जद्दोजहद की उसके बारे में, किस तरह का सफ़र उन्होंने किया। लेकिन आपको क्या ख्याल आया कि आपने ये सोचा या आपने खुद सोचा या फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ये कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, क्योंकि आपने खुद बताया मुतारिफ तो थी वो आपकी लिखाई की और आपकी सारी चीज़ों की, उन्होंने आपसे खुद कहा कि आप मेरे ऊपर कुछ लिखें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये मेरा अपना आइडिया आपकी ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश थी। और जब वो इक़्तिदार से हट गई और बहुत तकलीफ़ का आलम था, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी और उन्होंने जैसे उनकी ज़िंदगी के लिए जिला वतन भी किया गया और जिला वतन होने से यानी तकरीबन 12 दिन पहले वो मेरे घर पे तशरीफ़ लाईं। उनकी तस्वीर आज भी मेरे पास मौजूद हैं और खुदा हाफिज़ कहने के लिए, क्योंकि हम फिर आपस में मिलते थे। हमारा एक शौक़ एस्ट्रोलॉजी भी था, न्यूमरोलॉजी, जो कामन हम दोनों का था। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उनको जो बताया और फिर वो किस तरह से हुआ। तो उसमें बात ये थी कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने 7 ख़वातीन को गाया है अपने कलाम में, उसको हम 7 सूरमियाँ कहते हैं। और वो जो सूरमियाँ हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो आला अक़दार हैं उनको पोर्ट्रे किया है। जदोजहद है, सेक्रीफाइसेस है, मोहब्बत है। मैं ये समझता था कि आज के दौर में अगर उन 7 सूरमियों की रिफ्लेक्शन किसी खातून में नज़र आती हैं तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी, क्योंकि उनकी जो आप स्ट्रगल देखें ना, एक प्रेसिडेंट की बेटी, एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी, जो कि इससे पहले उनके दादा सर शाहनवाज भुट्टो वो दीवान थे, इवन जूनागढ़ रियासत के वज़ीर आज़म का ओहदा उनके पास भी था। उस नाज़ों पली एक लड़की, एक ख़ातून, वो जब तकालीफ़ के दौर में से गुज़रती हैं, जब ज़ियाउल हक़ ने 1977 में तख्ता उल्टा और इनको जेलों में डाल दिया गया, ये और इनकी वालदा, सारे लोग हट गए। ये अकेली औरत, एक लड़की, नौजवान, इसके पास ऑप्शन थे, ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट, हार्वर्ड से पढ़ी हुई, दुनिया में जहाँ जाती। और इसके जो 2 भाई थे उन्होंने अपने लिए दूसरे रास्ते मुंतखब किए। इनकी जो बहन थी सनम, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने सियासत से कतई तौर पे अपने आप को अलग रखा
लेकिन ये वो लड़की थी जिसने उस जुल्म के सामने, जी हाँ, उस जुल्म के सामने खड़ी हुई। उनकी जद्दोजहद भी बड़ी तवील है, उस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है ये वक्त बड़ा अहम भी होता है और 14 बरस बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम बेनज़ीर भुट्टो को याद तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 14 बरस बीत गए, इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन आज तक उनके कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हुआ, आज तक कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका। पीपल्स पार्टी इस चीज को किस तरह देखती है? रोक लूं, अगर आप ये मेरी किताब पढ़ लो, मेरी बात सुनो, अगर आप मेरी ये किताब पढ़ लो और आप जो चलान जमा हुआ था, हाँ, या जो लोग कन्विक्ट हुए थे कोर्ट में, अगर उसकी तफसील आपके पास मौजूद होती तो कल्पना देती कि कातिल पकड़े नहीं गए या कातिल रेस नहीं हुए। मुझे अनफॉर्चुनेटली सर, क्या वो असल कातिल थे? लोग आज भी ये पूछते हैं, आवाम पूछती है, क्या वो असल कातिल थे? आप देखो ना, नहीं, ये बात है कि समटाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद रियली रेलेवेंट, और वो चीज अच्छे लगती है जैसे बर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मेरी किताब आई है इसको पढ़ ले, ये आपकी एक टेक्स्ट बुक के तौर पे एक ऑथेंटिक बुक है, जिसके मुताबिक सारे कातिल ट्रेस भी हुए, कॉन्स्पिरेटर ट्रेस हुए, जो हैंडलर थे वो ट्रेस हुए, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया वो भी पकड़े गए। और तो रहमान मलिक साहब, ये बहुत से लोगों को आपने मेरा इररेलेवेंट क्वेश्चन कह दिया, लेकिन उसकी आगे की तफसीलात ये हैं कि उन पर कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, वो बरी हो गए। सर, सजाएं तो नहीं हुई ना? मेरी बात सुने, आप बात सुने, जो GIT थी, दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस एंड FIA, जो उनमें से 3 अभी IG लगे हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था। ना आपने किया, ना मैंने किया, ना किसी और ने किया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के साथ जो एक चलान दिया जाता है कोर्ट में, जिसके बेसिस पे ट्रायल होती है, उनकी ट्रायल हुई और उनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको सजा दी गई। जिस किसी को सजा दिलाई कि वो हाई कोर्ट में जाए, तो अब ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, उनकी सजा के खिलाफ वो गए हाई कोर्ट में, वहां उनकी सजा सस्पेंड हो गई। लेकिन इसके साथ हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत के वक्त या जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें कातिल ट्रेस नहीं हुए या कातिल पकड़े नहीं गए, उसका सवाल का जवाब नहीं मिला। सारे हुए, ट्रायल में उनको कन्विक्शन भी हुई, लेकिन अब हाई कोर्ट में केस है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, सब जुडिस मैटर। अगर मैं बात करूंगा तो कंटेंट आप पे भी लग जाएगी, कंटेंट में। अच्छा, लेकिन आप मुतमईन है रहमान मलिक साहब? आप मुतमईन हैं कि ये पकड़े गए और हाई कोर्ट में केस चल रहा है? देखिए, मुतमईन मैं उस दिन हूँगा जिस दिन जो दूसरा सुसाइड बॉम्बर है इकरामुल्लाह, जो इस वक्त नूरस्तान में है, अगर वो पकड़ के हुकूमत लाती है, क्योंकि ये नोटिस में आया था हमारी हुकूमत के बाद में, और इसको BBC के एक बहुत मशहूर एंकर हैं जॉन्स, उन्होंने इसके साथ कांटेक्ट किया, इसके साथ कुछ तय हुआ और इसने कंधार में इंटरव्यू देना था उनको, लेकिन इंटरव्यू होने उस पर हमला हो गया और वो बच निकला वहां से, क्योंकि दूसरे तालिबान ने इसकी मदद की। अब ये इकरामुल्लाह ऑलमोस्ट नंबर 2 है। ये जो TTP पाकिस्तान है, वली जो हाजी वली जो हैं, उन्होंने 1000 सफ़े पे मुतलका एक किताब लिखी और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की शहादत का, और उसने जो इन्वेस्टिगेशन हमारी GIT ने की थी उसको इंडोर्स किया, और ये भी कहा कि इकरामुल्लाह ने आके ये बताया और बिलाल कहाँ से तैयार होकर गया, और जो हमने ये कहा कि जब मकीन में ये सारी साजिश तैयार हुई बैतुल्लाह मसूद के साथ, और वहां से उनको टल लाया गया, टल से वो आए घोड़ा फाटक में 96 रूम नंबर में रहे, जहाँ पे मौलवी हसीबुल्लाह ने इनको तैयार किया वहां पे जन्नत में जाने के लिए, और वहां पे वाया पिंडी जो उनका है बस स्टेशन ले जाया गया। शफात और शफकत दोनों ब्रदर साला हैं आपस में, साला बहनोई हैं, उन्होंने उसको रखा इन सुसाइड बॉम्बर को, और ये जो इकरामुल्लाह था इसने फटना था सेकंड टाइम, तो लेकिन ये वहां से निकला है जब पहला बम जो चला, तो उसकी जरूरत है हमें। देखिए, ये जिस मैंने मौलाना हसीबुल्लाह की बात की है, नसीबुल्लाह की, ये नंबर 2 है, खोड़ा खटक में था। हमने बड़ी कोशिश की इसको रेस्ट करने के लिए, पेशावर पुलिस के साथ भी, FIA ने भी, और बड़ी बड़ी हमारी टीमें गई, लेकिन छुप कर रहता था। एक दिन ये गया वहां पे किसी
अपने ही किसी मदरसे के सिलसिले में कोई लेक्चर देने के लिए वहां से ये अगवा हो गया और ये मरा पड़ा मिला कुहाड़ के करीब जाके। तो उसमें सारे हकानिया के लोग थे। तो मैं ये हकानिया नेटवर्क की बात नहीं करता हूँ, कोई भी जो हकानिया में पड़ा है वो हकानिया से जिसका तल्लक है, लेकिन हमने भी चीज उसमें देखी कि जो हकानिया के तालब इल्म थे सारे तकरीबन वो इसमें मुलव्वस थे। तो ये सारी चीजें इस किताब में मौजूद हैं। इसके अलावा बीबी के ऊपर 5-6 पहले कोशिश हो चुकी थी उनको मारने की, और पहली थी सक्कर से उन्होंने जो शार्प शूटर होता है उसको बुलवाया था, लेकिन लेट हो गया और नश्तर पार्क में वो अपनी कार्रवाई नहीं डाल सके थे। फिर यूसुफ रमजी ने 2 दफा ट्राई किया। एक दफा बिलावल हाउस के सामने पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, तो उन्होंने कहा जी मेरी ऐनक नीचे गिर गई है, जो था उसमें से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनको पकड़ा और उनसे स्टेटमेंट ली यूसुफ रमजी से, हकीम मुराद से, तो उसमें हमारी सारी चीजें सामने होंगी। बल्कि जो वो बम तैयार कर रहे थे मोहतरमा को शहीद करने के लिए, वो फटा था, उससे एक दफा हॉस्पिटल भी वो गया था। तो ये पुलिस की वजह से वो इंटरसेप्ट नहीं हो सके थे। अच्छा, आपने मुझे इतनी तवील आपने तफसीलात नाज़रीन को दी हैं। इमाम मलिक साहब, आखिरी सवाल कि क्या पीपल्स पार्टी को इस मुकदमे की पैरवी जैसे करनी चाहिए थी, क्या वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की इस मुकदमे की पैरवी? देखिए, सबसे बेस्ट जो हमारा वकील है वो है इस वक्त हमारी पार्टी में, वो है खोसा साहब, सर लतीफ खोसा, जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा था बाहर का जी। और और एक चौधरी हैं अजहर, जो एडवोकेट है बड़े सीनियर, वो इसको पैरवाई करते रहे। और चौधरी अजहर उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स की हेल्प कर रहा था, और सबसे अच्छा प्रोसिक्यूटर था जुल्फकार, जो FIA में नामी ग्रामी प्रोसिक्यूटर था। वो बिल्कुल और बहुत सी चीजों को लपेट के अंदर ले आया था, लेकिन जिस दिन उसने फाइनल क्रॉस एग्जामिन करना था एक बंदे को, तो ये उनको मार दिया गया सैटेलाइट टाउन चांदनी चौक के करीब, आपको याद होगा आज तक। और ये हमारी हुकूमत के बाद में हुआ, और आज तक उसके कातलों को उन्होंने नहीं पकड़ा। लेकिन एक कातिल DP के एक रहनुमा के घर रह रहा था, और वहां से 12 को उसको ट्रेस किया गया। तो बहरहाल वो भी बाद में बेल पे चला गया। तो बेसिकली जो एक मेरे लिए मिस्टीरियस चीज ये थी कि 7 ऐसे एक्यूज थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, वो भी किसी न किसी तरीके से मारे गए। उनकी तफसील भी मेरी किताब में है। एक अवैधुर रहमान था जो मेन हैंडलर था, एक्चुअली ही नॉट ओनली इंजीनियर्ड एवरीथिंग, बल्कि वो सारा कुछ हैंडल कर रहा था। वो हमने ट्रेस कर लिया। जब हम ट्रेस करते पहुंचे तो खैबर जो एजेंसी है उसमें एक ही ड्रोन पड़ा था अमेरिकन, और वो ड्रोन इस पे पड़ा था। ना उससे पहले कभी ड्रोन आया खैबर एजेंसी में, ना बाद में आया। तो ये सारी चीजें मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस पैदा चलें। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, ये साथ आपने दिया। आप ये कहते हैं कि आपकी किताब में भी तफसीलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए कौम के हर फर्द को वो किताब पढ़नी होगी, लेकिन उसके बावजूद सवालात वहीं के वहीं हैं। लगारी साहब भी हमारे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। लगारी साहब, अभी रहमान मलिक साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने तो पूरी कोशिश की, हमने जितने भी मुल्ज़िमान थे उनको ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि वो पकड़े भी गए। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चल भी रहा है, और वो ये भी समझते हैं कि इसमें ज़्यादा कसूर बाद में आने वाली हुकूमतों का भी है। और जो लोग पकड़े गए उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो रहनुमा के घर एक शख्स जो कि पकड़ा गया सुसाइड बॉम्बर के साथ मुलव्विस था, सहूलतकार था, वो 12 कहू से में रहता रहा, उसके बाद फिर पकड़ा भी गया, फिर वो ज़मानत पर रिहा हो गया। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये हम सुनते आ रहे हैं 14 साल से। लेकिन आप क्या समझते हैं लगारी साहब, आपने वो सारा वक्त अपने सामने देखा, कौन है असल कसूरवार? ऐसे वाक़यात में, ऐसे कत्ल के जो संगीन वाक़यात हैं अब तक पाकिस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में, वो हमेशा पुरअसरार रहते हैं और उनके बारे में चीज़ें सामने नहीं आती हैं। अगरचे कई कातिल पकड़े भी जाते हैं और गिरफ़्तार भी कर लिए जाते हैं, तब भी चीज़ें और पसे पर्दा जो हक़ाइक़ होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते हैं। ना अब्राहम लिंकन का आ सका, ना कैनेडी का आ सका, इसी तरह से ना लियाकत अली ख़ान का मर्डर जो है करने वाले का कोई लग सका खोज। हालांकि सबको पता है वो सामने बैठा हुआ है, उसने सामने से गोली चलाई, लेकिन एक पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर उस पुलिस अफसर को इनामात दिए गए। यहाँ सिंध में 500 एकड़ ज़मीन दी गई कि तुमने बहुत बड़ा काम किया था, और लिहाजा ये ज़मीन लो। नजफ़ जो था पुलिस अफसर, उसको ज़मीन भी दी गई थी। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, बहुत बड़ा खेल होता है।
और एक सिस्टम पूरा चल रहा होता है। और असल में जो आपके सामने नज़र आता है कातिल, उसके पीछे बहुत बड़े कातिलों की बहुत बड़ी कतार लगी हुई होती है और हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और तारीख़ जो है वह बहरहाल अपना खोज लगाती है। अब भी जाकर अगर उसी रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में या कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा किसी में जाकर कहेंगे कि भाई बेनज़ीर को किसने कत्ल किया, तो यूँ इशारा करके कहेंगे कि फ़लाँ ने कत्ल किया। तो इस तरह की बातें लोगों के जहनों में होती हैं, लोगों के ख़यालात में होती हैं, लेकिन वो कभी मंजर आम पर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका खोज लगाया जाना चाहिए और आज भी उसका रिलेवेंट है कि वो रास्ता किसने बंद कराया। कहा यह गया था कि जब गाड़ी लियाकत बाग से बाहर निकलेगी तो राइट को टर्न करेगी, ये सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा था। फिर वो लेफ़्ट को टर्न करेगी और लेफ़्ट का रास्ता जो है वो बंद पड़ा हुआ था, उसको गाड़ियाँ लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। तो उनको प्रेशर किया गया कि वो राइट से निकलें। और राइट में वो लोग कहाँ से आ गए थे, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए और एक ख़ास अंदाज में रिदम के साथ नारे लगा रहे थे, कल भी भुट्टो जीता था, आज भी भुट्टो। इस तरह का नारा पीपल्स पार्टी का कारकुन बहुत हड़बोंग में होता है और इस तरह का मुनज़्ज़म नारा नहीं लगाता है। वो नारा लगाने वाले आज भी वो फिल्म निकालें, देखें कि किस तरह से ऑर्गेनाइज अंदाज में नारा लगा रहे हैं। फिर किस तरह से किसने कहा कि जी आप उठें और इन लोगों को वेव करें। मखदूम अमीन फ़हीम ने तो नाम ले लिया था कि नाहिद खान ने कहा कि जी आप उठें और लोगों को वेव करें। अच्छा, वेव करने का क्या तरीका था? उसके बाद खबरें चलाई गई, फ़लाँ बच्चे ने फ़ोन किया, फ़लाँ ने कहा, ये सब कहानियाँ हमने एक मखदूम अमीन फ़हीम से सुना था। तो ये सारी चीज़ें फिर ये जितना जो वाक़या होता है कि जी पहले से बना हुआ कि जी ये जो गाड़ी का सनरूफ का जो है वो ऊपर से हुक था, वो हुक लगा उनके सर पर, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और क्या उसको गोली नहीं कहा गया। और बहुत सी और चीज़ें हैं जिनके बारे में तारीख़ वो करेगी, वाज़े करेगी इन चीज़ों को, और तारीख़ ही करेगी कि एक बहुत बड़े हजूम के अंदर बहुत बड़ा धमाका भी हुआ। यानी जब गोली चली है या जो गोली चली या जो भी चीज़ चली है, और गोली तो सर गोली चलाने वाला तो सामने नज़र भी आ रहा है और वीडियोस मौजूद हैं उसकी, वो मौजूद है। और वो सामने जब गाड़ी के पीछे एक वो मौजूद है, उसकी गोली लगी या किसी और की गोली लगी या कहीं और से गोली आई, कि ऊपर से आई कि नीचे से आई। और ये कि गोली के बाद फ़ौरन धमाका होता है और धमाके के बाद हर चीज़ जो है वो तितर बितर हो जाती है। क्या ऐसी मुसीबत पड़ी थी कि उसके फ़ौरन बाद जो पुलिस अफसरान आते हैं और वो जो मंजर है उसका जो वक़ूए का मंजरनामा है वो सारा मिटा देते हैं और धो दिया जाता है। किसने कहा था कि भाई इसको धो दिया जाए और शहादतें जमाना की जाए? सारी शहादतें वहाँ मिटा दी गई और इसलिए कि उसको साफ कर दिया गया। और जिन लोगों ने शहादतें मिटाई उनके खिलाफ केस बना, गिरफ्तार हुए, फिर वो किसने बरी कराए? आज हमारे यहाँ वो माशाल्लाह सेनेटर हैं और सेनेट के बहुत अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम सेनेटर हैं। और उनके लिए तो PMLN ने लड़ाई लड़ी है कि इनको बिलावर साहब को ख़त लिखा गया, शोकाज नोटिस दिया गया कि आपने इनको क्यों नहीं बनने दिया लीडर ऑफ अपोजिशन, और गिलानी साहब को क्यों बनवाया। बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े सवालात मौजूद हैं जिनका जवाब अभी तारीख़ ने देना है। रहमान मलिक साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है, वो अपने एक नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखते हैं, बाकी तमाम लोगों का अपना अपना नुक्ता नज़र है। हम चीज़ों को पस मंज़र में भी और पेश मंज़र में भी, सर आईना भी पस आईना भी, हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो तारीख़ जो है वो कभी इस कत्ल को माफ़ नहीं करेगी और ये कत्ल और आगे बढ़ेगा और हर दौर में हर आमरीत को चैलेंज करता रहेगा ये कत्ल। लेकिन अफसोस की बात ये लगारी साहब, आज भी हम इतने सालों बाद बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि कब क्या हुआ था, ये हुआ था या वो हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ, पकड़े क्यों नहीं गए, क्या असल कातिल पकड़े गए, सजाएं क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। तो वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पे और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तो मोहम्मद अली शेख साहब, अभी हम जिस तरह यादें ताज़ा कर रहे थे और हम बायोग्राफी की तरफ आ रहे थे, तो आपने मुझे थोड़ा सा बताया, तो नाज़रीन को ज़रूर बताइए कि जब बायोग्राफी आपने लिखनी शुरू की तो उस वक्त आपकी कितनी मुलाकातें हुई और जो चीज़ें आपको जमा करनी थी, जो कंटेंट आपको चाहिए था, उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने आपकी कितनी मदद की? इसमें जब हमने शुरुआत की ना, तो बेसिकली एकेडमिकली सबसे पहले आप लिटरेचर सर्वे करते हैं। मुख्तलिफ़ जो किताबें उस ज़माने में हेनरी किसिंजर की किताबें थीं, मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने भुट्टो साहब फिर बेनज़ीर साहिबा के हवाले से जो मुख्तलिफ़ अदवार में उनके साथ इंटरेक्शन किए, उनके मुतालिक जो तफसीलात मौजूद थीं, पहले तो मैंने सबसे पहले उनका अहाता किया। फिर उसके बाद
जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो जो आज का अखबार है, ये समझें कि कल की तारीख भुट्टो लाइमलाइट में कब आई, तो मुझे ये पता चला कि ये भुट्टो साहब ने इनको बचपन से ग्रूम करना शुरू किया था, और जब भी वो किसी बड़े मौका या कोई ऐसा इवेंट होता था तो इनको बुला लेते थे। अगर वो शिमला एग्रीमेंट है तो उसमें भी वो अपनी इस बेटी को साथ लेके जाना नहीं भूले। जबकि बेनज़ीर ने कहा कि मैं जब आई यहाँ पर पाकिस्तान छुट्टियों के लिए तो मेरे पास ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े थे, ईस्टर्न नहीं थे। अब अच्छा। शिमला जा रही थी तो मुझे ज़ाहिर है कि वहाँ के कपड़े पहनने थे, तो मेरी सहेलियों से मैंने उधार लिए, लेकिन बाप ने उसको अपने साथ रहा। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हो रहा था उस मौके पे भी भुट्टो साहब ने अपनी बेटी को बुलाया कि आप आओ और ये बहुत बड़ा वाक़या है, विटनेस करो कि किस तरह से आज से पाकिस्तान में एक नया आइन मंजूर किया जा रहा है और नाफिज किया जा रहा है। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उस मौके पे फिर बेनज़ीर साहबा को बुलाया गया। तो इस तरह से ये वाक़यात थे। फिर मैंने इंटरव्यूज़ किए, मैं लंदन चला गया, वहाँ रहमान मलिक साहब आज मौजूद थे, उस वक्त भी वो वहाँ पर लंदन में मौजूद थे, और ये ईयर 1999 की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त की। एक महीना हम बेनज़ीर साहबा के साथ लंदन में रहे, और उनके जो रिश्तेदार थे, जो साथी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस से, उन सब से मैंने इंटरव्यूज़ किए, और बेनज़ीर साहबा से ख़ुद बड़ी तवील नशस्तें रहीं, क्योंकि जब आप किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो सिर्फ उसका लिखा हुआ या उसका कहा हुआ काफ़ी नहीं होता, बल्कि आप उसको अथेंटिकेट करते हैं जो बाकी रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके साथ। तो मैं बेनज़ीर साहबा का भी वर्जन ले रहा था और उसको फिर मैं चेक कर रहा था कि जो बाकी लोग थे वो इस मौके पे क्या कह रहे थे। तो एक कंप्लीट इस तरह से पिक्चर उभरती है, और बाज़ औक़ात उसमें अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी होती है, आप एक बात कह रहे हैं लेकिन जो आपके सोर्सेज हैं, एकेडमिक सोर्सेज, वो उस बात की उस हद तक तायीद नहीं कर रहे या क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा उसे पूछ सकते हैं। तो वो एक महीना मैं और मेरी अहलिया हम लंदन में रहे, बेनज़ीर साहबा के साथ रोज़ाना मुलाकातें होती थी, रहमान मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, बाकी भी बहुत सारे लोग, और मैंने इंटरव्यूज़ किए। फिर ये 99 की ही बात 99 की बात है, और उसके बाद फिर मैंने आके और उसको नैरेटिव अपना डेवलप करना शुरू किया, जो 3 साल की मेरी मेहनत थी, 97 से लेके 2000 तक। तो 2000 को वो मेरी किताब आई, बेनज़ीर भुट्टो अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के नाम से, और वो जब मैंने बेनज़ीर साहबा को भेजी तो शी वॉज़ वेरी काइंड, और उन्होंने अपनी हाथ की तहरीर से एक मुझे ख़त भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने ये कितनी अच्छी रिसर्च की है और एकेडमिया और हिस्ट्री को जिस तरह से आपने पेश किया है, तो इस तरह से मेरी वो बायोग्राफी तकमील तक। लेकिन मैं अभी आपसे ये भी पूछूंगी कि सिंध मदरसुल इस्लाम जिसके आप वाइस चांसलर है, वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो का क्या किरदार रहा, उन्होंने क्या तब्दीलियाँ की, वो भी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। लेकिन लगारी साहब, अब इस तरह हम बात कर रहे हैं उनकी करिश्माती शख्सियत की, जैसी वो शख्सियत थी, जिस तरह की उनकी जद्दोजहद थी, बड़ी तवील जद्दोजहद, अगर हम पढ़ने बैठें तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हैरान कुन है कि एक औरत होते हुए उन्होंने जिस तरह से हर मुश्किल का मुकाबला किया लगारी साहब, वो भी एक जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन है। अगर हम देखें, हम ख़वातीन हैं तो ख़वातीन कहीं से कमज़ोर नहीं है। फिर उन्होंने जिस तरह अपने बाप के शाना बशाना, उसके बाद आके इक़्तिदार संभालना, जिलावतनी काटना, जेलों में रहना, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने शौहर से जेल में मिलने जाना, बहुत अजीब सी दास्तान है अगर मैं कहूँ तो। उनकी दास्तान हयात एक तो बाकायदा तहरीर की है डॉक्टर शेख साहब ने, और डॉक्टर शेख साहब से भी हमारा 35 साल से ज़्यादा का ताल्लुक़ है और हमारी दोस्ती है, बल्कि मेरे ख़्याल में अब उस अरसे को शायद 40 तक का अरसा कहा जा सकता है कि हम एक दूसरे के शनासा हैं, दोस्त हैं, और ये बहुत आलिम और फाजिल हैं, और हमेशा से एक बहुत हमने इनको देखा है कि हमेशा कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई अच्छा काम। तो ये भी एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हमारी शनासाई ज़ाहिर है उस दौर से थी जब वो एंकर थी। आप भी एंकर हैं, बेनज़ीर भी एंकर थी, और फॉरेन अफेयर्स पर प्रोग्राम किया करती थी, और हम उनको देखा करते थे। जब वो गई थी शिमला तो उस वक्त भी वो पब्लिक फिगर के तौर पर सामने आई थी, या उससे पहले ही जब उन्होंने
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूनियन में इलेक्शन जो डिबेट सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी, और इस मनसब के लिए बड़े लोग, तारीख के बड़े लोग जो हैं इस मनसब पर होते रहे। एडवर्ड हीथ इसके प्रेसिडेंट रहे, जो जब भुट्टो साहब थे प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त एडवर्ड हीथ बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। तो एडवर्ड हीथ उनके पेशराओं में शामिल थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, कि वो भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुई थी और बड़े एक टफ मुकाबले के बाद। बहरहाल फिर उसके बाद जब वो एक एंकर के तौर पर सामने आई तो उनका एक और जौहर खुला। मेरी बरह रास्त मुलाकात उनकी हुई 9 जनवरी सन 1977 को। मार्शल लगे हुए 4 दिन हुए थे। तो मैंने देखा कि वो एक बिल्ली उठाए हुए हैं और एक मैक्सी में है जिससे पूरा ढकी हुई हैं, मैक्सी पहनी हुई है और लाल रंग की मैक्सी है, और साथ उसमें अपनी वालदा से आकर कहती हैं कि ये जो बिल्ली है इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो बहुत अपसेट थी कि बिल्ली की तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर उससे ज़्यादा नहीं गुजरा, महीना 2 महीने बाद जो है वो लगा कि वो पूरे मुल्क के लोगों को लाहक बीमारियों के इलाज के लिए एक सियासतदान डॉक्टर के तौर पर सामने आ रही हैं, और बहुत विजनरी सियासतदान के तौर पर। फिर उनका हमने एक लम्हा देखा है, उनका पूरा दौर देखा है। इसी दौर में हमारी मुलाकातें भी होती हैं, हम उनसे इंटरव्यू करते हैं। उनकी मंगनी से भी पहले, उनकी शादी से भी पहले मैंने उनके साथ एक तवील इंटरव्यू किया था, एक से ज़्यादा इंटरव्यू किए थे, और वो छपे, वो मेरी किताबों में भी हैं। उसके अलावा वो और उनसे मुलाकातें भी तवील हुई। ऐसा भी हुआ है कि हमने उनके साथ 10-10 घंटे की तवील मुलाकातें की हैं और दुनिया जहान के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की हैं। हमने मामला पे डिनर किया। फिर उसके बाद ये मुलाकातें लंदन में हुई हैं, और जुलाई सन 2000 में 99 में भी मुलाकातें हुई जब डॉक्टर शेख साहब, मुझे नहीं याद है कि किस महीने में थे, ये ज़ाहिर है वो अपने शेड्यूल से गए होंगे, तो हम जुलाई में गए थे और जुलाई में उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। फिर अगले साल फिर गए तो बहुत से प्रोग्राम में साथ थे। एक ऐसा प्रोग्राम भी था जिसमें मैं और वो दोनों प्रेसिडियम में शामिल थे, मजलिस सदारत में। उसमें बरतानिया के वज़ीर दिफा थे माइकल पोर्टोलो, इसके दौर में अपना मार्गरेट थैचर के साथ थे, और एक और लॉर्ड मेयर थे मिस्टर रिचर्ड वाकर थे, वो प्रेसिडियम में थे। उसके अलावा जॉर्ज गैलेवे बहुत मशहूर पार्लियामेंटेरियन है वहाँ के, और बहुत मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, बहुत मरतबा वो इलेक्शन जीतते हैं, और बहुत थर्ड वार्ड के लिए एक बहुत वोकल आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त उनकी अप्रोच है। तो वो थे मजलिस सदारत में। मैं था, कैमली शाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की स्पीकर थी, उन्होंने की नोट एड्रेस देना था। तो और बहुत से बल्कि उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर कहा कि भाई लगारी साहब आए हैं तो आप इनके लिए उनका फ़लाँ दावतनामा जो है, रुखसाना ज़हूर से कहा कि तुम्हें पता है ये आए हैं। मैंने कहा मुझे तो आज अभी देखा है मैंने। मैं पहुँचा ही उसी दिन था और उसी प्रोग्राम के लिए पहुँचा था जब मैं वहाँ पहुँचा। तो 8 जुलाई सन 2000 को। तो उसके बाद रुखसाना से कहा कि रुखसाना आपके बेटे की शादी हो रही है तो आप लगारी साहब को कार्ड दें, हम वहाँ भी इनसे मुलाकात करेंगे। फिर वहाँ मुलाकात हुई, फिर उनके घर पर मुलाकातें हुई, एक से ज़्यादा। अच्छा, मैं आपकी मुलाकातों के जो अहवाल है वो मज़ीद सुनूंगी। लगारी साहब, डी खान साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत सी यादें हैं और वो कुछ यादें भी उनसे सुनेंगे, और ज़ाहिर है आज वो जा भी रहे हैं जल्द में। एंडी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम याद कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो को आज, लेकिन यहाँ पर हम अफसोस भी कर रहे हैं कि 14 साल हो गए हैं लेकिन मुअम्मा हल नहीं हुआ उनके कत्ल का। हम इस पर भी अफसोस कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले कुछ ऐसी याद आप शेयर करें हमारे साथ जो बहुत मुनफरिद हो बेनज़ीर भुट्टो के साथ और आपने कभी कहीं शेयर ना की हो। हेलो जी एंडी खान साहब, मैं आपको सुन सकती हूँ। जी जी, मोहतरमा की अजीम शख्सियत है और इस्लामी तारीख़ में और बरसग़ीर की तारीख़ में उनका नाम बड़ी मुनफरद हैसियत रखता है। वो पहली खातून हैं इस्लामिक वर्ल्ड की जो प्राइसली इलेक्ट हुई वज़ीर आज़म की हैसियत से, और जो ताक़ूती क़ुव्वतें हैं उन्होंने उसे हटा दिया उस मंजरनामे से सियासत किया, वरना वो यकीनन अवाम पाकिस्तान की चाहते थे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। लेकिन बहरहाल वो तो एक अलहदा मसला है। उनकी शख्सियत, उनकी इल्म, उनका विजन, उनका इंटरेक्शन, उनका मिलिटेंसी,
ये सारे ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जो उन्हें दुनिया की तारीख में मुमताज़ मुकाम देता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो हालात आज दरपेश हैं, अगर वो हयात होती तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। तो यही सवाल ज़रा मुश्किल सा ज़रूर होगा, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं और मेरे जहन में भी यही सवाल है। एंडी खान साहब, अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ना होती, अगर आज वो जिंदा होती तो और वो वज़ीर आज़म बन जाती, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो आज की पीपल्स पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी कैसी होती? पीपल्स पार्टी तो वही है, उसकी फाउंडेशन तो वही है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं, उसकी सारी तारीख तो वही है जो उससे पहले थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहतरमा जब आती थी तो एक अवाम से एक आवाज़ आती थी कि वफाक की लीडर बेनज़ीर। तो एक तो आज सबसे बड़े क्राइसिस जो हैं वफाक को दरपेश, अगर वो होती तो ये क्राइसिस नहीं होते। वो मुल्क की गिर पर बुनियादी हुक्मरान की हैसियत से, लीडर की हैसियत से रिकग्नाइज थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, फाउंडेशन पेपर उसके वही है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो उस ओल्ड पीपल्स पार्टी को। वक्त के साथ एवोल्यूशन होता है। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आज चाइना वही है जो माओ ज़ेडुंग का था? क्या चाइना वही है जो लाई का था? वक्त के साथ तब्दीलियाँ तो आती हैं, एवोल्यूशन है। और हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम को दरम बरम किया गया है। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हयात होते तो क्या यही पीपल्स पार्टी होती? उसे किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वतों ने पामाल करने की कोशिश की। जी अच्छा एंडी खान साहब, लेकिन एक और बात है और ये यकीनन बहुत तकलीफ़ देती है कि आज 14 बरस बीत गए, जिस तरीके से मामला चला बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का और जिस तरीके से सारे सबूतों को मिटाया गया, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहा, कुछ लोग पकड़े गए, उसके बाद वो आगे केस में बरी हो जाते हैं, फिर कुछ और लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं, फिर ये समझ नहीं आता आवाम को कि आके बेनज़ीर भुट्टो का असल कातिल कौन था। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का मामला है, वो तो यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमें ये कहा गया था कि इसको फांसी दे। और वैसे भी आप तालिब इल्म की हैसियत से भी मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, उनके हक़ में नहीं था। अगर मुखालिफ भी फैसला था तो जबकि यानी अक्सरियती तौर पर नहीं फैसला था, 3 जजेस इख्तिलाफ राय रखते थे, तो वो तो उन्हें तो शहीद करके ही दम लेना था। उनके पीछे तो बैलूनी क़ुव्वतें काम कर रही थी और जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए। तो वही फॉलोअप है मोहतरमा का। और मोहतरमा की शहादत के पीछे भी जो क़ुव्वतें हैं, अभी भी उस वक्त का हाकिम जो है जिंदा है, उससे पूछा जाए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। तालिब इल्म हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अगर वो हयात होती तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अभी मैं जलसे के लिए प्रोसीड जी बिल्कुल बिल्कुल। एंडी खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो शायद मुल्क की हालत मुख्तलिफ होती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत से लोग मेरी बात से शायद इख्तलाफ करें कि पीपल्स पार्टी भी बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में वैसे वही है पीपल्स पार्टी, वही जमात है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में थी। तो लगाई साहब मैं चाहूँगी अपनी बात को आप कंटिन्यू करें। मैं वही अर्ज़ कर रहा था, एक तो ये जो खान साहब ने कहा मैं उनसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही है सही और उसी प्रोग्राम के साथ खड़ी हुई है। और मैं इस प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं हुआ हूँ कि पीपल्स पार्टी बदल चुकी है या उसकी लीडरशिप जो है वो ऐसी है और वैसी है, ऐसी वैसी की बातें जो हैं वो भुट्टो साहब के बारे में बहुत ज़्यादा हुई हैं। और जो आजकल जरदारी साहब के बारे में होती है ये कुछ भी नहीं है। 130 बल्कि इससे ज़्यादा उलमा ने फतवा दिया था कुफ्र का, और यौम शौकत इस्लाम मनाया गया था और कहा गया था कि भुट्टो से इस्लाम को ख़तरा है। और फिर अब यही सब लोग मानते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं कि भुट्टो ने सबसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत की। हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो क्या कहते हैं और कोई क्या कहता है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी उनकी वही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ताल्लुकात के बारे में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी, हमें भी एक किताब लिखनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आएंगी अगर हमने वो ना लिखी तो। बहरहाल एक किताब भी ड्यू बनती है हमारे ऊपर भी। तो उनके साथ जब
ये मामला हुआ इनका, मैं गया सऊदी अरब और जद्दा में मेरी नवाज़ शरीफ से एक बड़ी तवील मुलाकात हुई 4-5 घंटे की। तो वापसी पर मेरी मुलाकात हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। मैंने वहाँ से मैसेज किया था उन्हें, बल्कि ईमेल भेजी थी कि मैं दुबई में होऊंगा इन दिनों में, 2-3 दिन थे। तो मैंने कहा कि इस दिन में जो मुनासिब हुआ आपका, मैं उस पर मिलना चाहता हूँ। मैं था, मेरी बेगम थी और एक भाई साथ में थे। तो उनका उसी वक्त वो जवाब आ गया कि पहले दिन जब आप पहुँचें तो हम उसी दिन मिलेंगे। तो उसी दिन हम उनसे मिलने के लिए गए। तो 7 बजे के करीब उन्होंने अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो दीगर कैंसिल कर दी और अपने स्टाफ से कहा कि अब किसी को जो है वो करें, उनसे माजरत कर लें और कहें कि फिर मिलेंगे। तो फिर उन्होंने हमें बच्चों के, जो आखिरी मुलाकात उनकी हो रही थी उस वक्त, वो बात कर रही थी उनके साथ और हमें भिजवा दिया बच्चों के कॉमन रूम में। हम कॉमन रूम में बैठे हुए थे और जो है अपना बिलावल बैठे हुए थे और आसफ़ा जो हैं, आसफ़ा नहीं बख्तावर बैठी हुई थी और काम कर रही थी, शायद कोई होमवर्क वगैरह कर रही होंगी। आसफ़ा नहा कर अपने सर को तौलिए से पोंछती हुई वो पहुंची। उस वक्त फरिया रज़ाक हारून बैठी थी, पहले से हमसे पहले बैठी हुई थी। वो MPA थी सिंध असम्बली में। वो बाद में बेचारी फौत हुई हैं, बहुत दोनों की, उनके शौहर की और उनकी। हमारे मोहतरम दोस्त थे मीर हज़ार ख़ान बिजरानी और ये उनकी बेगम थी। और मीर हज़ार ख़ान बिजरानी ने शायद उनका मर्डर किया और फिर सुसाइड कर लिया था। तो वो फरिया रज़ाक हारून भी बैठी थी और हम भी जाकर बैठ गए। फिर बच्चे आकर मिले फर्दन और फिर उसके बाद मोहतरमा ने कहा कि लॉन में जो है आप वहाँ सोफ़े लगवा लें, घर वालों से कहा। तो फिर हम वहाँ जाकर लॉन में बैठे और फिर ये एक तवील मुलाकात थी जो हम तकरीबन 7-7:30 बजे पहुँचे और वो रात को कोई 12-1 बजे के बाद ही जाकर वो मुलाकात ख़त्म हुई थी। हम बहुत सी बातें होती रहीं। कोई चीज़ ज़ाहिर है कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं थी और हमारी हर तरह की गुफ्तगू हुई, सियासी, ज़ाती। और उन्होंने पूछा था कि तुम, मुझसे पूछा कि आपने वो नज़म पढ़ी है जो मैंने लिखी है। मैंने कहा हाँ मैंने वो नज़म पढ़ी है। और उस नज़म में उन्होंने अपनी वतन वापसी का बहुत बेताबी से ज़िक्र किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने सिंध में वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने लाड़काना में वापस जाना चाहती हूँ और मैं गढ़ी खुदा बख्श में वापस जाना चाहती हूँ और अब मुझे वापस जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो बड़े आज़्म के साथ, बड़ा उनके साथ बहुत हौसला था। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए। तो मेरे जवाब देने से पहले मेरी बेगम ने कहा कि ये बात आप जरदारी साहब से पूछें कि वो आपको क्या कहते हैं। यह हमें ज़ाती तौर पर मालूम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ से रवाना हो रही थी तो उस वक्त जरदारी साहब बाकायदा उनके कदमों में गिर गए थे और उन्होंने कहा था कि आपकी जान ख़तरे में है, आप ना जाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं मैं तय कर चुकी हूँ कि मैंने जाना है। अच्छा, वो ख़ुद भी जानती थी लगारी साहब कि उन्हें मारने की प्लानिंग हो रही है और इस बात का जिक्र उन्होंने ख़त में भी किया था। इस पर भी हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस पर बात होनी चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड जिस तहकीकात की उसके बाद एक अफसर ने एक किताब भी लिखी, ज़रा उसके भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं सामने लेकर आऊँगी और उस पर हमारे मेहमानों से और दीगर मेहमानों से इस पर बात भी होगी। लेकिन अभी ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। वेलकम बैक याद बेनज़ीर स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम बात करें बेनज़ीर भुट्टो की करिश्माती शख्सियत की और उनके कत्ल के बाद के मुहर्रकात की और क्या हुआ 14 साल बाद उसकी भी। लेकिन अभी आपको बताऊं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध भर से आए सिक्योरिटीज़ की ड्यूटी सरअंजाम देने वाले पुलिस एहलकार और PST टेस्ट पास उम्मीदवार अपने मुतालबात के हक़ में एक एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शराज पठान इन लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शराज, बताइएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर जो लोग आ रहे हैं वो पहले हाज़िरी देते हैं और उसके बाद अपने मसाइल भी जो है वो सिंध हुकूमत के सामने रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ पुलिस के जो है वो चंद ऐसे एहलकार जो है वो जहाँ इधर पर ड्यूटी भी अदा कर रहे हैं लेकिन अपनी डिमांड लेकर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड है? हम अपील करते हैं जनाब मुराद अली शाह साहब से कि दूसरी
सूबों में से अपग्रेडेशन हो गए हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट सूबा सिंध जो है वो अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनाबों से कि हमें अपग्रेडेशन किया जाए। जी बिल्कुल, एक जानिब जो है वो पुलिस एहलकार अपनी डिमांड्स जो है वो सामने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंध भर से PhD टेस्ट पास उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है? सर असल में दरअसल ये मसला है कि इन्होंने वैकेंसीज रखी थी 47,000। इन्होंने क्या किया, जब टेस्ट ली गई तो उसमें पास जो है लिस्ट आई हुई थी 15 से 20 हज़ार तक, बाकी वैकेंसीज 27,000 बचती हैं। इन्होंने क्या किया, ये आप देख सकते हैं 33 मार्क्स पे इन्होंने पासिंग का रेशा दिया, जिसको हार्ड एरिया और डिसेबल और सॉफ्ट एरिया के नाम पे इन्होंने आर्डर बेचना शुरू कर दिया। और जबकि हमारी 40 मार्क्स से लेके 54 तक हमारी मार्क्स हैं। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक पॉलिसी जोड़े, 40 पे सबको पास करे, उसमें टॉप टू बॉटम सिस्टम लाए ताकि सबके साथ एक ही रवैया होना चाहिए, एक ही सिस्टम जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, सबके साथ एक ही रवैया होना चाहिए। कई अफराद जो हैं वो अपने मसाइल लेकर सिंध हुकूमत को भी बताते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, शराज पठान बहुत आपका इस सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो कि हमने उस वक्त खुद देखी, और क्योंकि मैं उस वक्त न्यूज़ मीडिया का हिस्सा ही थी, और सारी सूरत हाल जो 2007 में हमारे सामने आई, और वो दिन बहुत ही अजीब था। पूरी पाकिस्तान के लिए वो दिन बहुत अजीब था। हर शख्स अफसुर्दा था। लेकिन एक अजीब सूरत हाल हुई, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले लगाई साहब बात कर रहे थे कि ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो जानती थी और उसके बावजूद वो वहाँ पर आई, और जिस तरह उन्होंने जलसे से खिताब किया, उसके बाद वहाँ से निकली, और जब उनको बाएँ मुड़ना था और उनको लगाई साहब ये कह रहे हैं कि दाएं मुंडे में मजबूर किया गया। कुछ चीज़ें मेरे सामने भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ किताबें हैं लोगों की जो उन्होंने अपनी किताबों में दर्ज की हैं दाश्तें। तो वो ये कहते हैं कि जब वो दाएं मुड़ी तो उनको मालूम था, उनको सिक्योरिटी ने कहा कि आप गाड़ी से बाहर ना आएँ, फिर भी वो बाहर आईं, उनको गोली लगी, उसके बाद धमाका हुआ, और ये सब कुछ शायद उनको इसका इदराक था। लेकिन वो जो मोहब्बत करती थी अपने लोगों से, अपने जालों से, वो मोहब्बत उन्होंने नहीं छोड़ी। अमीर अब्बास भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर, आज हम बात तो कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की, उनकी एक तवील जद्दोजहद की, बहुत सी यादें हैं जो हम ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का भी कर रहे हैं कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं मालूम हुआ आवाम को, कौम को, कि कौन था बेनज़ीर का असल कातिल और वो क्यों नहीं पकड़ा गया, और अगर पकड़ा भी गया तो सज़ा क्यों नहीं हुई? जी सुमैया, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए सुमैया, जो सवाल आपने उठाया है या यही सवाल मैं उठाऊंगा और अभी सब उठाए, तो दैट मेक्स सेंस कि हम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब ये सवाल पीपल्स पार्टी उठाती है तो इसकी कोई सेंस नजर नहीं आती है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि बहुत जुल्म हुआ तो हम बिल्कुल कहते हैं कि बहुत जुल्म हुआ। अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि हम सदमे से दो चार हैं आज 13 साल बाद भी, तो हम भी कहते हैं कि बिल्कुल ये सदमा है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि कातिल क्यों गिरफ्तार हुए, तो ये बात किसी भी शौरी या अकली मयार से पूरा नहीं उतरती है। तकरीबन अब 13.25 साल से उनकी सुन्नी हुकूमत है। भले ये एक काबिल सब्जेक्ट था और ये पिंडी में मोहतरमा की शहादत हुई, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहती इस मसले को उठाना, यानी कातिलों तक पहुंचना, तो उठा सकती थी। फिर इन 13.25 सालों में 5 साल उनकी अपनी हुकूमत रही यहाँ पे, और 5 साल किसी भी अंदर और किसी ने पीपल्स पार्टी को नहीं रोका था कि आप रियासत के सारे वसाइल झोंक देते दिल्ली में, और यही कमोवेश कैफियत जो है वो तमाम सियासी जमातों की थी। यानी कि फिर और इनको किस किस्म की गैबी नुसरत चाहिए थी, या कौन से अबादील ऊपर से उतर? चलें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये इसका जवाब तो खुद ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को ही देना चाहिए। सेनेटर ताजदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी, उन्हीं से बात करते हैं। ताजदर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सर जी मैं सुन सकता। आपने अमीर अब्बास जो गुफ्तगू कर रहे थे, क्या आपने वो सुनी? जी हाँ सुनी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी उसमें, क्योंकि ये तो हम सुनते ही रहते हैं। अच्छा, 50 साल तो सुने। आप क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ी शख्सियत, जब उनका कत्ल होता है वो जानती हैं कि उनको शहीद कर दिया जाएगा, वो वापस आती हैं, उसके बाद ये सारा पूरा लियाकत बाग का जलसा, उसके बाद उन पर हमला और उनकी शहादत, और उस पर एक बहुत ज़बरदस्त इंक्वायरी, और उसके बाद क्या जो उसका रिज़ल्ट आया, और क्या उसके बाद भी पीपल्स पार्टी समझती है कि उसने इस केस की पैरवी बिल्कुल सही की?
और मुतमईन है पीपल्स पार्टी? नहीं, केस तो बना के इन्वेस्टिगेशन करके दे दिया गया था, लेकिन वो जो मुलजिम थे उनको छोड़ दिया गया। तो वो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो है ना, अदालतों ने छोड़ दिया जी। आज कोई 10-12 साल से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, उसकी पेशी तक नहीं हो रही। तो ये तो है, दिस पार्ट ऑफ द गेम। और इस किस्म की बातें भी सुनी, मतलब पार्ट ऑफ द गेम है। 50 साल से हम सुन रहे हैं और अभी मैंने सुनी। लेकिन तालिदा साहब, आप बहुत सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। कौम ये पूछती है कि हम क्या इसको पार्ट ऑफ गेम कह के छोड़ दें? क्या बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल नहीं पकड़े जाएंगे कभी भी? नहीं, ये जो बात कही जा रही है ये कौम की तरफ से नहीं कही जा रही, ये बात हमारे मुखालफिन की तरफ से कही जा रही, क्योंकि उनके जो सबसे ज्यादा उनके जो बदले वाजिब होता है वो उनके बच्चों पे होता है, उनके फैमिली। और असल मुखालफिन कौन है आपके? ये जो है ना, नहीं राइट विंग पूरा का पूरा साम्राज्य। अच्छा। और साम्राज्य के एजेंट जो लोकल है। अच्छा। साम्राज्य ने तो कत्ल किया ना, और अच्छा। किसने किया? अच्छा, आम आदमी ये सवाल नहीं करता? आम आदमी तो आम आदमियों तो हम रहते हैं ना, आम आदमी तो टीवी पे नहीं आ रहा। अच्छा, आम आदमियों में तो रहते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स लड़े उसके बाद। हाँ। ये हमारे मुखालफिन करते हैं, वो मुबारक हो, तो ऐसी क्या बात। और आप मुतमईन, हमदर्दी की बात हमने सुनी उनसे। तालिदा साहब, आप मुतमईन हैं? मतलब मसनूई सही हमदर्दी, लेकिन कभी तो उस पर हमदर्दी की उन्होंने। अच्छा, खैर, झूठा ही सही, उनके कत्ल पे अफसोस है उन्हें। अच्छा। कम से कम इजहार कर रहे। अच्छा, आप समझते हैं कि झूठा है लेकिन इजहार कर रहे हैं। तौबा, इस ज़ूद पशेमानी के मैं कुर्बान जाता हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा तालिदा साहब, इस मौके पर कोई ऐसी याद आप जो शेयर करना चाहें अपनी बेनज़ीर भुट्टो के साथ? नहीं, मतलब क्या, तो पूरी जिंदगी जद्दोजहद की है। फिर भी ऐसी तो कोई याद होगी जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, पूरी जिंदगी जद्दोजहद। नहीं, आपके साथ उनकी कोई याद? नहीं, मेरे साथ भी, मतलब 30 साल अगर साथ काम किया है तो बहुत से मराहिल आए, लेकिन किस तरीके से वो चलती थी। असल बात ये नहीं है कि मेरा उनका क्या था, असल बात ये है कि क्या नजरियात थे जिनके लिए वो काम कर रही थी, जिनके लिए वो जिंदा रही और जिनकी खातिर उन्होंने जान दे दी। मजहबी इंतहा पसंदी जो कि साम्राज्य ने पैदा की, सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत का और सोशलिज्म का रास्ता रोका जा सके, उसका वो शिकार हुई। और उन्होंने हमेशा खुल की मजहबी इंतहा पसंदी की। और मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो अकेले लीडर हैं जो खुल के इंतहा पसंदी का अपनी जान हथेली पे रख के मुखालफत कर रहे हैं। तो ये हम इन एतराजात का जवाब देते रहे कि ये हुआ वो हुआ, भाई जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश। हम खेल दूसरा खेल रहे हैं, हम खेल वो खेल रहे हैं जिसमें जान जाती है। अच्छा, अगर आज हम फर्ज कर लें, हमें कोई कहता रहे। हाँ, अच्छा तालिदा साहब, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सही है, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती, अगर वो उस वक्त शहीद ना होती, वो वजीर आजम बनती, वो आई थी इसीलिए, तो आज हालात कैसे होते? क्या हालात होते आज? नहीं, ये आज पाकिस्तान अमेरिकी लॉबी में नहीं होता, मतलब पाकिस्तान अमेरिकी लॉबी में नहीं होता। और हमने मतलब उनके बाद जो हमारी हुकूमत बनी तो उसके अंदर भी आज आप कह रहे हैं गैस नहीं है, ये नहीं है। प्रेसिडेंट जरदारी ने गैस की पाइपलाइन इनॉग्रेट की और अमेरिकनों ने सीधी बात उनसे कही थी कि दिस विल कॉस्ट यू योर प्रेसिडेंसी, सो बी इट। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो $8 वाली गैस खरीद सके, उसकी जगह $30 वाली गैस खरीदते। पाइपलाइन एक सेंटीमीटर इन्होंने नहीं बढ़ाई है, अमेरिका ना नाराज हो जाए। ये तमाम चीजें हैं, ये खेल और हैं। आप हमें कहते रहिए जो भी आप कह रहे हैं,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताजदर साहब। अमीर अब्बास, अभी ताजदर साहब कह रहे हैं कि जो कहना है कहते रहें, तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि हम 50 साल से यही सुन रहे हैं। बेहतर तो ये होता कि वो इस तो साथ होते और लाइन ड्रॉप ना आप उनकी करती तो फिर मैं उनसे मुखातिब होता। वो क्यों हमारी बात पर तवज्जो देंगे? जिस पार्टी ने अपनी मोहतरमा हुकूमा के कातिलों की गिरफ्तारी पर तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर क्यों तवज्जो देंगी? जिस पार्टी ने उस मोहतरमा की 20-25 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल की और उसकी कमाई पर कोई तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर क्या तवज्जो देंगे? जिस पार्टी ने मोहतरमा और उनके वालिद मोहतरम भुट्टो साहब के जो 1967 से तवज्जो नहीं दी, वो हमारी बात पर खास तवज्जो देगी? मसला सिर्फ ये है सुमैया कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम हर साल 27 दिसंबर को एक स्टेज तैयार करें, उस स्टेज पर हम एक हमदर्दी का बयानिया रखें, इससे आगे पीछे कोई ना सोचे। सिर्फ आप इतना ही सोचिए कि मोहतरमा शहीद हो गई, बहुत बहुत गमनाक हालत, बड़ा तकलीफ, बड़ा दर्द, बड़ा कर्ब, और इसी कर्ब दर्द में लोग हमारे साथ हमारे सीने से लग के रोए और हमसे हमदर्दियां करें और हमें वोट दें। इससे आगे आप ना सोचें कि वो क्यों शहीद हुई, उनको किसने किया, वो करने वाले कहाँ गए, वो क्यों नहीं पकड़े गए, ये सवाल ना उठाएं आप। अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो फिर आप अमेरिका के साथ हैं, आप डिक्टेटर के साथ हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, आप इसके मुखालिफों के साथ हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये सिंध में तो चंद लोगों को हेप्नोटाइज करके उनके दिमाग पे ढक्कन रख के उनको जिस तरह से चाहे अपने साथ चलाते रहे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर शख्स जो है वो इन्हीं का नैरेटिव और ये आगे एक चल रहे हो और पीछे सारी कौम 22 करोड़ लाइन लगा के इनकी वजह चल रही हो, जियो को और जनाब जो करने करें। हम एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उससे कैसे आप किसी को रोक सकते हैं? और मैं तो इस बात पे कायम हूं। मैंने पहले भी कहा कि मोहतरमा के कातिलों का जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत थी। आज वो आए बाएं शाएं नहीं कर सकते हैं। सही है, ये सवाल उठाया जाएगा और ये सवाल उठाएंगे भी, आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, और उसको इग्नोर करना है तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। जो आप बात करें, अभी मैं चाहूँगी आप हमारे साथ रहिए क्योंकि सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपको मुजाहिद बरेलवी साहब। अभी मैं आपका कॉलम ही पढ़ रही थी, चंद यादें और बातें, जिसमें आपने बहुत सी ज़बरदस्त यादें बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो आपकी थीं वो आपने ताज़ा की और आवाम के सामने लेकर आए। लेकिन अभी जो हम बात करें, मैं चाहूँगी ज़रा उसी से कनेक्ट करके हम बात करें, फिर मैं कुछ यादें भी आपकी जो थी वो उसको हम शेयर करेंगे कि आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन उनके कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हुआ। हर चीज़ सामने थी, उसके बावजूद उसकी उस तरह केस की पैरवी नहीं की गई। कौन है इसका असल कसूरवार? देखिए, एक तो ये कि जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा तारीख़ में नहीं जाऊँगा, मसलन कैनेडी को जिन्होंने कत्ल किया, आज तक ये नहीं पता चला कि असल में कौन थे उसके पीछे। इवन जो महात्मा गांधी को जो कत्ल किया गया था उस वक्त हिंदुस्तान बनने के बाद, बज़ाहिर एक बताया गया कि एक हिंदू था, वो भी सामने नहीं आया। ख़ुद पाकिस्तान में नवाबजादा लियाकत अली ख़ान जो थे, उनका जो कत्ल था वो आज तक वो रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो क्योंकि फांसी दी गई और उसका कातिल ज़िया-उल हक़ जो है वो उसको एडमिट करता था कि हाँ मैं चढ़ाऊँगा। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के में अब तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। अभी रिसेंट किताब जो रहमान मलिक साहब की किताब आई है, उन्होंने उसमें ये इंकिशाफ किया है और बाकायदा नाम दिया है कि ये अकोड़ा खटक में के कमरा नंबर 96 में इसका मंसूबा बना था, अब्दुर्रहमान था और उसे तालिबान पे जिम्मेदारी डाली। लेकिन जो यूएन के जो लोग आए थे और उन्होंने मिलकर, जिसमें एक का ताल्लुक चिल्ली से था ह्यूमन राइट के और दूसरे का स्कॉटलैंड से था, और उन्होंने किताब जो लिखी और उसका उर्दू में भी तर्जुमा आया कि कातिल फिर बच निकले, उसने बहुत सारे सवाल खुद रहमान मलिक साहब की उस कमेटी और रिपोर्ट पे दिए। क्योंकि जब मलिक साहब ने जो रिपोर्ट दी वज़ारत दाखिला ने तैयार की थी, उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी उसमें साबिक़ सदर मुशर्रफ के लोग, तालिबान के लोग थे, लेकिन ख़ुद उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी सवाल उठाए थे। तो इसलिए जो है ये अब तो 14 साल हो गए हैं और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में शायद मुस्तक़बिल में हम ये उम्मीद रखें कि जो एक तो पहले ये कि कई फैक्टर होते हैं बेनज़ीर साहिबा की शहादत में, और क्योंकि मैं आपको शायद उससे एक चंद दिन पहले मिला भी था, और बेनज़ीर साहिबा कहीं से भी जाती, यानी इवन ये कि उस दिन मुझे याद है कि हामिद करज़ई ने बेनज़ीर साहिबा को कहा था कि खुदकश हमला आवर चल पड़े हैं और आप जलसे में ना जाएं। और जिन लोगों ने रावलपिंडी का वो जलसा देखा है
अगर वो तय कर चुके थे कि अगर आपको मुझे कराची का याद है 18 अक्टूबर का, उसमें भी उन्होंने पूरी कोशिश की, बच निकली। लेकिन जो 27 दिसंबर का था, बेनजीर साहब अगर दाएं से जाती तो बाएं से मारते। तालिबान भी थे, गवर्नमेंट में छुपे तालिबान भी थे, एक ख़ास कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारा मैं मुल्क का नाम ले लेता था, वाशिंगटन के भी अवामिल थे। तो तमाम लोग ऐसी पॉपुलर लीडरशिप को मुस्तकबिल में नहीं देखना चाहते थे जो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी को या भुट्टो ख़ानदान की सियासत को, जिससे मैं भी इख्तलाफ करता हूँ और करता हूँ, उसको जारी और सारी रखा जाए। अब आप देख रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं हैं, चाहे जरदारी साहब की पार्टी हो, चाहे शरीफ ख़ानदान की पार्टी हो, चाहे इमरान खान की, ये लिमिटेड कंपनियाँ हैं। यहाँ इसमें उस तरह की पॉपुलर ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है। भुट्टो फिनोमेना, सॉरी टू से, अभी हमारे दोस्त कह रहे थे मामला सिंध का नहीं है, भुट्टो को तो पंजाब ने अभी ज़्यादा जिंदा रखा हुआ था, केपी में था या बलोचों में था, इस क़यादत को नहीं करा। तो ये ठीक है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत से इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो जो फैक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो कोई भी लेके चलेगा वो बहरहाल अलाइव रहेगा। शरीफ खानदान लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि वो पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी नहीं बन सके, सियासी तौर पर कामयाबी तो मिलती नहीं उनको, या मिलेंगी, सही। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि वो पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी, जो बेनजीर भुट्टो के वक्त में पार्टी थी, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल एक हकीकत है। मैं ऐसे ही कहूँगा कि जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ थी, क्या ये इमरान खान की हुकूमत, क्या इमरान खान की हुकूमत है? आज इस हुकूमत में आधे तो वो बैठे हैं जो शरीफों के साथ थे, आधे वो बैठे हैं जो मुशर्रफ के साथ थे, 1/4 वो बैठे हैं जो भुट्टो के साथ थे। इमरान खान की तहरीक इंसाफ का जो है वो खिलाड़ी कहाँ गया? यही 2-4 लोग, इमरान इस्माइल या अली जैदी या 2-4 असद उमर वारा के नाम लेकर, क्या ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? क्या ये तब्दीली सरकार है? क्या जो वही ना कि हुकूमत में आने से पहले इमरान खान की पार्टी थी, हुकूमत में आने के बाद अब ये इमरान खान की पार्टी नहीं है। सॉरी टू से मैं एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये हकीकी मानो में वो तहरीक इंसाफ नहीं। इसलिए फिर आप क्यों कहती हैं कि माइनस शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद ये पीपल्स पार्टी उसकी भुट्टोज की है, वो उसको ओन करते हैं। हाँ, अगर आप उसके मंशूर के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, भुट्टो ख़ानदान की जो क़यादत की खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं, और जो मैंने कहा ना कि तमाम बड़ी शख्सियात में होती हैं, उसके साथ मैं कहूँगा तो यकीनन ये भुट्टो की पार्टी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो उसका झंडा उठाए हुए हैं, वो उनकी बात करते हैं। और आप वैसे भी 70 की दहाई की सियासत को आप 2020 में ला भी नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, एक आप ही के कॉलम में जो आपने जिक्र किया अक्टूबर 2007 का, यानी कि 2 माह पहले, उनकी शहादत से 2 माह पहले जो आपका फ़ोन पे रब्ता हुआ था बेनजीर भुट्टो से, उस वक्त क्या बात की उन्होंने आपसे? ऐसी ज़ाहिर वतन वापसी का इरादा उन्होंने किया, फिर 18 अक्टूबर को जो कराची में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, और उससे पहले आपका रब्ता होता है, आप उनसे फ़ोन पे इंटरव्यू करते हैं, क्या बात होती है? किस तरह की उनके अंदर लगन थी कि उनको वतन वापस आना ही आना है? क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी उनसे? देखिए, एक तो जिस तरह आजकल नवाज शरीफ का हो रहा है, सब ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो नवाज शरीफ की 2023 से तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सब ये कह रहे थे, इवन अमेरिकन कह रहे थे, यहाँ के लोग कह रहे थे, पार्टी के लोग कह रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर मैं इस इलेक्शन में नहीं आई 2008 वाले, 2007 वाले, तो मैं उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और किताबें कई आ चुकी हैं उनके वाजिद शम्सुल हसन साहब की, हमारे पर्सन। तो मैं जब लंदन में जब हो रहा था तो उस वक्त मौजूद था जब ये टिकट बंट रहे थे, और आपको याद होगा कि उस वक्त NRO जो हुआ था, और हम खुद एक जगह बैठे हुए थे उनके जहाँ पर टिकट बंट रहे थे कि अचानक उठी बेनजीर साहिबा और अबू ज़हबी चली गई, और अब बड़ा सरप्राइज़ हुआ, और वहाँ उनकी मुशर्रफ से मुलाकात हुई, शेखों ने डाला, कोंडिलर राय, सब किताबों में आ चुका है। तो मोहतरमा से जब हमने भी जब लंदन में मुलाकात हुई, इस खदशात का इजहार किया, लेकिन एनी हाउ शी डिसाइडेड, एक बड़ी फर्म खातून थी। और जिस आप इंटरव्यू का जिक्र कर रही हैं, ये गालिबन 1 हफ्ते पहले हुआ, बल्कि कहीं मैंने यहाँ लिखा है कि मेरे मुँह से निकल गया कि मोहतरमा आप 28 अक्टूबर को आ रही हैं, तो उन्होंने उर्दू का एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिला तकल्लुफ माफ, यानी वो कह रहे थे सॉरी टू से, लेकिन उन्होंने उर्दू में कहा कि तकल्लुफ माफ। बरेलवी साहब आप चाहते हैं मैं देर से आऊँ? तो मैंने फिर ये भी कहा कि आपको इल्म है कि आपके साथ
क्या होने जा रहा है, सब कुछ पता था। और वो बहरहाल आई, और उसके बाद ये भी जो पहला हमला हुआ था जो कराची का, उसके फिर अगले दिन मेरी फिर मुलाकात हुई, वो भी तस्वीर और इंटरव्यू मौजूद है, और मैंने उसमें लिखा भी है कि वो एक बदली भी बेनज़ीर भुट्टो थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे बाद देखने का मौका मिला था, और यकीनन वो एक बदली भी खातून थी, और इसीलिए उनकी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी लोग खौफज़दा थे कि ये वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक और पाकिस्तान का, लेकिन जो जिस तरह NRO हुआ, जो फोर्सेस थी वो समझती थी कि मुस्तक़बिल, और ख़ास तौर पर ये जहन में रखें कि ओसामा बिन लादेन था जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, आज जो शरीफ ख़ानदान बात कर रहे हैं, ये ओसामा बिन लादेन था जिसने पैसे दिए थे इस बात के, ये तालिबान थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने मारा। अब तो आप कुछ भी बात कह लें, लेकिन ये हकीकत है, उसको चाहे पंजाबी तालिबान कहें, अफ़गानी तालिबान कहें, पाकिस्तानी तालिबान कहें, लश्कर कहें, सिपा कहें, इसमें ये फोर्सेस मेन किरदार था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें जो हुकूमत के अंदर एक एलिमेंट था, उसने भी ऐसे एज ए फैसिलिटेटर इन लोगों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल, इस बात से तो नज़र चुराई नहीं जा सकती हैं, पॉइंट टेकन। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे सिंध मदरसतुल इस्लाम के बारे में, लेकिन अभी आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और ऐसी चीज़ें बताई जो कि शायद नाजरीन को नहीं मालूम कि उसमें बेनज़ीर भुट्टो का किरदार कैसा रहा था, ज़रा वो भी हमारे नाजरीन को बताइए। देखें, दो चीज़ें मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। एक तो मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात थी, जो उनकी वफ़ात से 13 दिन पहले, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले सिंध मदरसा के हवाले से आपने बात की, तो मैं हमेशा उनको बताता था कि उनके जो दादा थे सर शाहनवाज़ भुट्टो, वो सिंध मदरसा में पढ़े भी थे, रहे भी थे, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता था कि आप तशरीफ़ लाइए और आप आके वो जगहें देखें जहाँ कायदे आज़म भी पढ़े, आपके दादा भी पढ़े सर शाहनवाज़ भुट्टो। तो वो जब जलावतनी के लिए जा रही थी 6 अप्रैल को, इससे तकरीबन 20 दिन पहले 13 मार्च 1999 को मेरे घर पे तशरीफ़ लाई। वहाँ पर मेरा सिंध मदरसा में प्रिंसिपल हाउस था। वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं शायद कुछ अरसे के बाद बाहर चली जाऊँ और मुझे पता नहीं कि मेरी फिर वापसी कब होगी। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक थिंक टैंक कायम करें ज़ाबिस्ट में, क्योंकि वो ज़ाबिस्ट की चांसलर थी। और उस थिंक टैंक का नाम तजवीज़ किया गया था सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। उनका ये कहना था कि जब हम सरकार में आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हमें जो तमाम पॉलिसीज़ हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हमें पुटअप होती हैं, वो उतनी उनमें डेप्थ नहीं होती। और बाकी दुनिया में, अमेरिका में, डेवलप्ड वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ काम ये करती हैं कि वो तमाम तफसीलात रिसर्च करके और फिर पॉलिसी बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़ाबिस्ट एक यूनिवर्सिटी है, तो हम ये चाहते हैं कि ये हम एक थिंक टैंक बनाएं और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसकी सरबराही करें। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ वक्त ज़रूर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर जो मेरे इशूज़ हैं सिंध मदरसा के, उनको एड्रेस करूँ। खैर, वो फिर बना ज़ाबिस्ट और मैं उसका पहला डायरेक्टर सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन। वो कितना अर्सा रहा? तकरीबन 2.5 साल, पौने 3 साल। बस पौने 3 साल, क्योंकि मुझे फिर वापस बुलाया गया सिंध मदरसा में, तो मैंने फिर उनसे मौजरत की। और वो जो 2.5 पौने 3 साल का अरसा था, उसमें काम क्या था कि मेरा राब्ता होता था बेनज़ीर साहिबा के साथ। वो मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर्स देने के लिए जाती थी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में। तो वो जो टॉपिक उनका होता था वो मुझे ईमेल कर देती थी, और यहाँ पर मेरे पास कोई 40 के करीब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स थे। उनसे हम राय लेके उस शोबे से मुतलिक और एक ब्रीफ बना के वो फिर हम उनको फर्स्ट ड्राफ्ट में भिजवा दिया करता था। फिर उसमें वो खुद तब्दीलियाँ करती थी, लेकिन उनको वो जो बेस एलिमेंट है पॉलिसीज़ के हवाले से, वो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी थी। और ये तकरीबन 2.5 पौने 3 साल रहा। इस दौरान में हर तकरीबन 3 महीने के बाद मैं जाता था दुबई में उनसे मिलने के लिए। अच्छा, आखिरी मेरी जो मुलाकात हुई, मैंने फिर 2003 में छोड़ा, क्योंकि मुझे फिर सिंध मदरसा से तकाजा आए कि आप वापस आइए। तो मैंने उनकी इजाज़त लेके और उनको छोड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सियासत में आए, मुझे असिस्ट करें सेनेट के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ की जो सियासत है वो अमीरों का खेल है, मैं नहीं जा सकता जब तक मेरी रिटायरमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाए। आखिरी मुलाकात 14 दिसंबर 2007 को। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, बेनज़ीर साहिबा बेइंतहा मसरूफ़, तैयारियां इनकी शादी। लेकिन वो तब्दीली जब मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बेनज़ीर थी,
वो तब्दीली आपने महसूस की? वो मैंने महसूस की, और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस दौरान उनमें जो पहली 2 हुकूमतें थी ना, वो तो आप समझें कि ल्यूक वार्म था। 88 वाली जो हुकूमत थी 20 महीने चली, और वो भी आधे हुकूमत ज़ाहिर दूसरे लोगों के पास, नवाज शरीफ के पास थी। उसके बाद जो ये 96 तक जो हुकूमत चली है 93 से, इसमें भी यानी पार्टी के अंदर फारूक लगारी, जस्टिस सजाद अली शाह, बिट्रेल्स हद दर्जे के 3 लोगों को उन्होंने मुंतखब किया, और उन्होंने ही तीनों ने उनको फिर ख़त्म करने के लिए पूरी। तो ये बेनज़ीर साहिबा के लिए जो वक्त था 96 से लेके 2007 तक, ये आप समझें कि उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का दौर था। इस दौरान वो तसौफ के भी करीब आ रही थी, उस दौरान वो दुनिया को बड़े पर्सपेक्टिव में उन्होंने देखना शुरू किया। अच्छा, जो ख़ास बात आखिरी मुलाकात की मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 14 दिसंबर को उनके साथ मेरी मुलाकात तय हुई, और मेरी उनके साथ ज़ाहिर काफ़ी बेतहाशा मुलाकातें हुई। अजीब बात यह हुई कि उस दिन बेनज़ीर साहिबा ने कहा, इंटरकॉम उठा के, और कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मेरी तस्वीरें आज खींची जाएं। तो जमील सुमरो साहब उस वक्त मीडिया को, सिंधी मीडिया को डील करते थे, उनको उन्होंने इंटरकॉम पे कहा कि आप फ़ोटोग्राफ़र को भेज दें। तो वो उनका फ़ोटोग्राफ़र आया, और ये 4 तस्वीरें मेरी बेनज़ीर साहिबा के साथ। तो ये बड़ा एक अच्छी, और ये कहना चाहिए कि बड़ी खूबसूरत याद थी जो आपके साथ हमेशा ज़ाहिर रहेगी। तो लगाई साहब की जानिब, लगाई साहब, अब जिस तरह से हम यादें ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन हम ज़ाहिर वो एक तब्दीली की बात भी कर रहे हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो के अंदर आई, और जिस तरह उन्होंने वो एक सफ़र जो उन्होंने तय किया, पाकिस्तान आई, उनको मालूम था कि क्या होना है उनके साथ, और उसके बावजूद वो वापस आई और आके उन्होंने सामना किया और फिर शहादत का रुतबा हासिल किया। इस सारे दौर में आपकी क्या याद रही, आपकी आखिरी मुलाकात क्या रही उनके साथ? ये मुझे इस तरह की बातें लगती बहुत अजीब हैं कि बदली हुई आई थी। बेनज़ीर वही थी, बेनज़ीर का जो विज़न था वो वही था, बेनज़ीर की फार साइटेडनेस जो है वो भी वही थी, उनका मुख्तलिफ अदवार में जो किरदार रहा है वो भी वही था। बेनज़ीर को एक ताकतवर एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मकामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मामला था, उसके साथ क्या किस तरह से मिलकर चला जाए या किस तरह से उनके साथ कितना डिफरेंस किया जाए, वो इन तमाम चीज़ों को पहले से समझती थी, उनको अंदाज़ा था। उनने बताया था मुझे, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है ये, कि वो ये कहती हैं कि एक लफ्ज़ लिखा गया 45 और उसके गिर्द दायरा खींचा गया, और दायरा खींच कर कहा कि ये है पीपल्स पार्टी का रिज़ल्ट। ये ऑन द रिकॉर्ड है, छपा हुआ है कि मेरी सीटों को पहले से महदूद कर दिया गया। वो बेनज़ीर भुट्टो जो 1986 में जब आती हैं तो लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोई जगह ऐसी, और अब जो 18 अक्टूबर को आ रही हैं 2007 को, तो जिस वक्त बेनज़ीर ये धमाका होता है उस वक्त इधर घारों से पीछे तक लोग बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं, पैदल और गाड़ियों पर लोग हैं, और इधर टूल प्लाजा से आगे तक लोग और गाड़ियां हैं। जहां जलसा होना है वहां एक तिल धरने की जगह नहीं है, और लोग ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट से लेकर यहां तक उनने जो सफ़र किया है वो पूरे के पूरे 17 घंटे में, 18 घंटे में वो सफ़र किया, तब जाकर धमाका हुआ। 3-4 किलोमीटर हैं एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, आपके कारसाज के पुल तक कितना फासला है। इस फासले को उन्होंने 17-18 घंटे में तय किया। भाई मोस्ट पॉपुलर लीडर थी पाकिस्तान की, और उन्हें मालूम था कि उनके सामने इश्यूज क्या हैं। उनको पता था कि इतनी बड़ी अवामी हिमायत के बावजूद उनकी ज़िंदगी उनकी हथेली पर रखी हुई है जो किसी वक्त भी छीनी जा सकती है। बेनज़ीर कोई बदली हुई नहीं थी, बेनज़ीर वो थी जो पहले दिन से थी, जब इक़्तिदार में थी तो उन्हें मालूम था कि किस तरह से किया गया, और आखिर वक्त तक इस गुलाम इसहाक़ खां इंतज़ार करता रहा। किस तरह इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, किस तरह यह हुआ कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में थम्बिंग मेजॉरिटी ली और सूबाई असम्बली में उनको हरा दिया गया, और उनका चूंकि पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं रखना था, आज तक नहीं लाया गया, वो रोकना था, रोक लिया गया। तो उनको पता था कि कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें हैं, और फिर अपने आज़म के साथ हैं, इसलिए कि उन्होंने तय कर लिया था कि मैंने वापस जाना है, और उनको पता था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है।
मेरे एक दोस्त ने कहा यार डील करके आ रही है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, कोई अपनी जिंदगी के लिए भी डील करता है कि मरने के लिए भी कोई डील करता है? तुमने कहा वो मुझसे कहने लगा तुम क्यों कहते हो कि वो मरने के लिए डील, ये अभी जिंदा है वो। मैंने कहा उनकी जिंदगी को खतरा है भाई, और जब हम मिले उनसे तो उन्होंने बताया कि जिंदगी को खतरा है। ठीक है। और हम अकेले नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद हमारे दोस्तों साहबियों की थी, कोई 10-12 साहब ही थे और उनकी अपनी टीम के लोग थे, मैं जिनके नाम ले सकता हूं कि सफदर अब्बासी थे। लगारी साहब, मैं कुछ और भी यादें हैं जो कि शेयर करना चाहूँगी आपसे भी और बरेलवी साहब से भी, लेकिन अभी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं आज के दिन के मौके पर। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब। आज हम यादें बहुत सी शेयर कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले, उनकी जिला वतनी के बाद वतन वापस आना और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक सवाल उठा रही हूँ मैं जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 14 बरस बीत गए लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि उनके कत्ल के असल कातिल कौन थे? हाँ, उसमें मेरा ख्याल है कि एक जो बड़ी नुमाया चीज थी वो उसकी तरफ किसी ने गौर नहीं किया। मैंने तो उस पर मज़ामीन लिखे, मेरे शाया शुदा मज़ामीन है कि एक वाक़या और 2 बम धमाके 18 अक्टूबर को होते हैं, जिस दिन बीबी शहीद तशरीफ लेके आती हैं पाकिस्तान। 18 अक्टूबर को कारसाज के मकाम पे कराची जी, और 180 दुनिया में कई करता है क्योंकि क्राइम सीन को सील ऑफ कर देते। और देखी होगी क्राइम सीन्स में टीवी पे आते ही कहीं भी हो जाते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में भी ये अब तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है कि क्राइम सीन सील ऑफ हो जाए। अब एक धमाका 27 दिसंबर को होता है, वो एक दूसरे सूबे में होता है, पंजाब में, जिसमें उसमें 22 और लोग भी शहीद होते हैं। अब वो वहां भी यकदम, अब ये सूबा दूसरा है, चीफ मिनिस्टर दूसरा है, गवर्नर दूसरा है, आईजी दूसरा है, यकदम आके और 1 घंटे में वो सारा उसका साफ आया शीशे की तरह साफ उसको क्राइम सीन को कर देते हैं, जबकि उसमें भी इर्द गिर्द वो रुकावट लगनी चाहिए थी और वो पुलिस को एरिया टेक ओवर कर लेना चाहिए था। अब ये दोनों दफा ये होता है। तीसरी चीज याद रखें कि इसके बरक्स जो जनरल मुशर्रफ है वो खुद अपनी किताब के जो किताब जिसका उर्दू तर्जुमा सबसे पहले पाकिस्तान बट इन द लाइन ऑफ फायर, उसके सफ़ा 248 और 49, सफ़ा 248 और 49, और ये मैंने बीबी के वाक़े के चंद हफ्तों या महीनों बाद लिखा था और उसके बाद मैं अक्सर बात करता रहा हूँ। अब वो वक्त, वो दिन है 24 दिसंबर 2003। 24 दिसंबर 2003 हमला होता है परवेज मुशर्रफ पे, जनरल परवेज मुशर्रफ पे। ये झंडा चीची ब्रिज जो है रावलपिंडी में GHQ के पास, वहाँ ये हमला होता है। कोई पुलिस के एहलकार कोई 15-16 शहीद होते हैं, नुकसान बहुत शरफ की गाड़ी को भी, पर ये बच जाते हैं और आप अपने घर पहुंच जाते हैं आर्मी हाउस में। अब उसके बारे में जो परवेज मुशर्रफ खुद लिखते हैं इतनी लाइन ऑफ फायर में कि वो तारीफ करते हैं बहुत जनरल कियानी की, जो ISI के चीफ थे उस वक्त। उन्होंने कहा उन्होंने कमाल महारत से इन्वेस्टिगेशन की, और महारत से जो इन्वेस्टिगेशन का उनका, पहले तो उन्होंने कोई 10 दिन के लिए वो सारा इलाका ही सील ऑफ कर दिया, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई परिंदा भी उसके अंदर। फिर उन्होंने एक जरा छाना देना शुरू किया। जब उसको जर्रे को देखना शुरू किया तो उसके धमाके के इलाके में ही, बट पुलिस स्टेशन की छत पर
जो एक खुदकुश की चेहरा मिला, उसके साथ एक टेलीफोन और एक उसमें चिप, फोन चिप था। कहता है फोन चिप निकाल के हमने लगाया कि दूसरे फोन में, तो वो चल पड़ा। और उससे आगाही हमें हुई कि कौन से टेलीफोन्स पे 10 मिनट पहले ब्लास्ट से, फिर 8 मिनट पहले, फिर 5 मिनट पहले, फिर 3 मिनट पहले, फिर 2 मिनट पहले, फिर 1 मिनट पहले, और फिर ब्लास्ट के टाइम पे ही तकरीबन कौन कौन से टेलीफोन से उनको इस फोन पे राब्ता किया। और वो जाहिर है वो लोग थे जो मूवमेंट उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की बता रहे थे खुदकुश हमलावर को। तो और जब उनकी उसकी मूवमेंट के मुताबिक उसने अपना ट्रक लाके मारने की कोशिश की जनरल मुशर्रफ की गाड़ी में, और वो पीछे पुलिस वाली की गाड़ी में लगा और वो पुलिस वाले बहुत सारे शहीद हो गए। वहां तो कहते हैं कि इसको बड़ा प्रिजर्व करके रखना है साइट को, जो जाए वकुआ प्रिजर्व करना कियानी साहब की बड़ी दानिशमंदी थी। और उसी वजह से वो चिप मिल गया, जिससे पूरा वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि पूरा नेटवर्क हमने गिरफ्तार कर लिया और उनको हमने मिलिट्री में से सजाएं दिलवा के अमल दरामद भी करा दिया। अब कौन शख्स था, अगर उसको देखें, कौन शख्स था जो ये जानता था दोनों सूबों पर असरअंदाज भी हो सकता था, और क्योंकि किसी आईजी डीआईजी का बगैर कोई सुपीरियर हुक्म के कोई नहीं जुर्रत कर सकता कि वो क्राइम सीन को वॉश करा दे। और ऐसा क्राइम सीन जिसमें एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बीबी जैसी वो उसमें हमला हुआ हो, एक नहीं 2 बार हुआ, तो कौन सा जानता था कि उस, और दोनों पे मुक़्तदर हो सकता था, पर उनके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते था, जो कि ये जानते हुए एक मरतबा तो प्रिजर्व करता क्राइम सीन को, 2 मरतबा वॉश आउट करा ताकि उसमें कोई चिप बाकी वहाँ रह भी ना जाए, कोई चिप भी ना पकड़ा जाए। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ ऐसा मामला है जिसपे तफ्तीश आगे होनी चाहिए। लेकिन आपकी बातें दुरुस्त हैं, आपकी बातें दुरुस्त हैं, आप बहुत बड़े कानूनदान हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से इस केस की पैरवी करनी चाहिए थी उस तरह की गई? मैं इसमें चूँकि खुद उसमें नहीं रहा हूँ मुतालिक, क्योंकि बेसिकली तो ये गवर्नमेंट भी उस वक्त हमारी थी, 5 साल हमारी हुकूमत रही और सारे ही कोलीग्स थे, और अर्ज किया मैंने तो इस पे लिखा और मैंने इस पे वहाँ पे नोटिस लिया, हमारे कोलीग कर रहे थे तफ्तीश की निगरानी वगैरह। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल में ये कहा जा सकता है कि तफ्तीश में कुछ यकीनन कमियां रह गई थी और ऐसे एवेन्यूज थे जिनको एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की। तो लगारी साहब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इसमें भी थोड़ा ऐड करें, जब एतजाज़ एहसन साहब गुफ्तगू कर रहे थे और जो आप बात कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात तो मैंने भी उठाई है ना कि जनाब 18 अक्टूबर का सीन उस वाक़े का और जो 27 दिसंबर का वो जो सीन था उस वाक़े का धो कैसे लिया गया और किस तरह से ये सारा का सारा उस वक़ुआ को धोने का किस तरह 1 घंटे के अंदर जो है उसको साफ़ कर दिया जाए। तो किसी ना किसी अथॉरिटी ने तो कहा होगा ना कि इसको साफ़ कर दिया जाए। लेकिन कत्ल के बारे में सब लोगों के अपने अपने बयानात हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र है, सब आदमियों ने वो किया है और विक्टिम को ब्लेम किया गया। और क्या जनाब क्या ज़रूरत थी कि वो निकली हैं अपना जो रूफ थी गाड़ी की छत से बाहर आने की, ये सारा कुछ भी होता रहा है। लेकिन उनके कत्ल पर जो तबसरा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहन का,
मैं समझता हूँ कि हमें उससे भी वैल्यू करना चाहिए। वो कहती हैं कि जिन लोगों ने मेरे बाप को और मेरे भाइयों को कत्ल, उन्हीं लोगों ने मेरी बहन को कत्ल किया, ये उनका कहना है। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, ताज हज़रत साहब साम्राज्य की बात करके गए हैं जी, और उन्होंने वाशिंगटन का नाम लिया है। हमें ये मालूम है कि जब आखिरी मर्तबा लाहौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थीं, उस वक्त उनसे मिलने के लिए 2 अमेरिका के अहम तरीन शख्सियात नेग्रो पोंटे जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे, सीनियर नायब वज़ीर ख़ारजा थे, और रिचर्ड आर्मटेज जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे, ये दोनों लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया और वो रवाना हुए। और जब मोहतरमा को मालूम हुआ कि वो आ रहे हैं तो वहाँ से, मेरे ख़्याल में वो खोसा साहब के, लतीफ़ खोसा साहब के घर में थी, तो वहाँ से वो आउट हुई और उन्होंने कहा कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहती हूँ, और वो एयरपोर्ट पर पहुँची और दुबई चली गई हैं। तो हमें ये ज़रूर चीज़ों को सोचना चाहिए, अगर कड़ियाँ कहीं मिल रही हैं तो उनको मिलाना भी चाहिए। कोई इतना बड़ा अगर सुपर पावर की 2 अहम तरीन शख्सियात आ रही हैं मिलने के लिए, तो क्यों वो अवॉइड कर रही हैं? हमें मालूम है, ये बात वो कह भी चुकी थी कि मुझसे ये कहा जाता है कि आप इलेक्शन में हिस्सा न लें, आपकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न ले, तो उसका नतीजा क्या निकलना था? उसका नतीजा ये निकलना था कि या तो किंग्स पार्टी आ जाती, या फिर नवाज शरीफ आ जाते, या कोई भी कम से कम पीपल्स पार्टी ना आती। और वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी इस ख़ास तारीख के इस अहम मरहले पर और 2008 के इलेक्शन में वो जीत कर आए। उसके बाद भी उनके साथ जो इलेक्शन हुआ और उसके अंदर कैसे कैसे खेल हुए, आप एक अहम पॉलिटिकल लीडर का पूरे कैंपेन को देख लें। उन्होंने कैंपेन जो है वो सनरूफ से चलाई है, पूरी कैंपेन सनरूफ से चलाई है, या गाड़ी के गेट पर खड़ी होकर चलाई है। कम से कम 70 जलसे उनके ऐसे देखे जा सकते हैं जो उन्होंने इस तरह चलाई है। ये इंस्टिगेट करती है चीज़ कि अच्छा वो चला रहा है तो उसको कोई मसला नहीं, अगर मैंने सर निकाल दिया सनरूफ से तो मसला हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन तो नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक करिश्माती शख्सियत, और उनकी इसी शख्सियत पर एक स्पेशल रिपोर्ट मुरतब की गई है। आइए आपको वो दिखाते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। मोहम्मद अली शेख साहब से हम बात करेंगे। शेख साहब, ज़ाहिर यादें तो बहुत सी हैं, लेकिन उसके बावजूद बस यही कहा जा सकता है कि ऐसी शख्सियात नहीं पैदा होती, बहुत सदियाँ चाहिए होती हैं। और ख़ुद ज़ाहिर वो जो पर्सनालिटी होती है वो पर्सनालिटी अपने ऊपर ख़ुद जितना काम करती है और जिस तरीके से उसको ग्रूम किया जाता है, और जिस तरह एक कहते हैं ना कि एक होता है, हर किसी में नहीं होता कि वो करंट हो, वो चीज़ हो, वो हर शख्स में नहीं होती है ना, वो निडर हर शख्स होता है जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो थी। तो मैं चाहूँगी कि आप और भी कुछ हमें बताएं कि क्या क्या उनसे आपकी मुलाकातों में ऐसी बातें रहीं जो आपने उनकी शख्सियत में पाई जो शायद किसी और की शख्सियत में ना हो। मैं समझता हूँ कि उनकी जो सबसे ज़्यादा जिस बात को मैंने नोटिस किया वो एक मजबूत पाकिस्तान की दाई थी। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ट्रेजेडी कि वो चली गई इस दुनिया से और उनकी शहादत हो गई। लेकिन अगर आप उनकी पूरी ज़िंदगी को देखें, उनको बड़ी टेम्पटेशंस दी गई। जब जुल्म भी हुआ जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में कि उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान की मजबूती को छोड़ के दूसरे रास्ते अपनाएं, लेकिन उन्होंने उस पाकिस्तान की मजबूती को हमेशा मुकद्दम रखा। 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही आखिरी दम तक। मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने शहादत भी दी तो वो पाकिस्तान में उसकी मजबूती, उसकी जमहूरियत, उस हवाले से उन्होंने शहादत दी। अब जब वो चली गई हैं इस दुनिया से तो उनकी पार्टी हो या बाकी तमाम लोग कम से कम उनकी उस ख्वाहिश का और जिसके लिए अमली तौर पे उन्होंने काम किया उसके साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें। ये पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो का था और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो मैंने जितना करीब उनको देखा, उनकी बायोग्राफी के हवाले से, उनसे मुलाकातों के हवाले से, तो मैं इसी नतीजे पे पहुँचा कि वो यही चाहती थी कि इस मुल्क के अवाम, आम जो आदमी है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, उसको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी मुयस्सर हो। ये जो ख़वास हैं, और बाज़ औक़ात ये बड़ी एक शिकायत भी होती है कि उनके नाम पे गरीब अभी भी गरीब है और अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। गालबन उनका नाम इस्तेमाल भी बहुत होता है, लेकिन अगर उनको सही ट्रिब्यूट पेश करना है, अगर हकीकी माने में ट्रिब्यूट पेश करना है, तो उस पाकिस्तान को ऐसा तरक्की याफ्ता
पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है, जो बेनज़ीर भुट्टो का भी ख्वाब था, जो कायदे आज़म का ख्वाब था, जो उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था, और जिसके लिए बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान देना भी गवारा की। बिल्कुल सही मोहम्मद अली शेख साहब, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। मैं चाहूँगी लगाई साहब आप भी बस अपने लास्ट कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जाहिर है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है वही बात मैं कहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक डेमोक्रेटिक, एक प्रोग्रेसिव, एक आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ, और उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस को सबसे ज़्यादा मजबूत किया। ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो लेकर आई थी, और उन्होंने आज जो कुछ हम एक बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं वो इसीलिए हैं, उनने इसको मजबूत किया। और वो चाहती थी कि मुल्क में एक जमहूरी अमल चलता रहे, और उस जमहूरी अमल में गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और सियासी लोगों का काम जो है वो अपने तौर पर करें, और इस सियासी अमल को और सियासतदानों को रुस्वा और बदनाम न किया जाए। अगर कोई भी जुर्म करता है, कोई भी करप्शन करता है, आप पकड़ें और कानून के मुताबिक उसे सज़ा दें, और इस तरह से कि पूरे का पूरा सियासी अमल और पूरे के पूरे सियासतदान करप्ट हैं, और फिर आपके पास क्या रह जाता है? आपका सरकारी अफसर रह जाते हैं, फिर उनसे मुल्क चला लें। असल बात यह है कि हमारी सियासी अवाम की उमंगों का इजहार सियासतदान करता है, हमें उनकी तौहीन, उनकी तज़कीर, उनकी तहकीर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। मोहम्मद अली शेख साहब ना आज गुफ्तगू जो रही, लेकिन उस गुफ्तगू के बाद भी जो लगारी साहब ने आखिर में बात की है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब इतनी बड़ी शख्सियत की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमने उस अहमियत नहीं दी कि उनका कत्ल हुआ, और हम अपनी इस तरह से क्या जान छुड़ा सकते हैं कि हम इतने बड़े कत्ल को ऐसे इग्नोर कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।